अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, माय नेम इज राशिद अली। अपने चैनल का नाम आपकी फिजिक्स, चैप्टर नंबर 1 हीट और फॉर क्लास इंटर फिजिक्स। आज जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 11 है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अच्छा, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ने से पहले क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी, हीट इंजन की। तो थोड़ा बहुत हम हीट इंजन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि हीट इंजन क्या है। अब देखें कि हीट इंजन को इस तरह से जानते हैं कि हीट इंजन ये हीट इंजन, ठीक। अब ये हीट इंजन एक्चुअली क्या है? अब हीट इंजन की सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, बहुत ही सिंपल सी। अ डिवाइस which converts heat energy into mechanical energy is called, इसको कहते हैं हीट इंजन। अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, तो हम इसको कहते हैं क्या, हीट इंजन। अच्छा, थर्मोडायनामिक्स क्या है? थर्मोडायनामिक्स मीन्स हीट, डायनामिक्स मीन्स मोशन। सो वो ये है कि हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, तो हम उसको थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। अच्छा, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें डिवाइस चाहिए। तो वो डिवाइस कौन सी है? हीट इंजन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं हीट इंजन। ठीक, इंजन क्या है? वो डिवाइस है, तो हम उसको कहेंगे हीट इंजन। अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स सेम थर्मोडायनामिक्स एनर्जी, तो हम उसको हीट इंजन कहते हैं। ठीक, अब इसका हम डायग्राम सिंपली बना देते हैं हीट इंजन का। ये देखिए कि हीट इंजन इस तरह से हम बनाते हैं, इस तरह से। ठीक, ये वो पॉइंट है जहां वर्क होगा, वर्क टू बी परफॉर्म्ड। सो ये अब यहां से, ठीक, अब देखिए कि ये जहां वर्क डन, ये लो टेम्परेचर रेजरवायर हम इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लो टेम्परेचर रेजरवायर, सेम साइज, ठीक, सेम साइज। सो इसको हम कहते हैं लो टेम्परेचर। अच्छा, इसको हम कहते हैं कि ये है हाई टेम्परेचर रेजरवायर, और इसको हम कहते हैं कि ये है लो टेम्परेचर रेजरवायर। ठीक, हाई टेम्परेचर रेजरवायर और लो टेम्परेचर रेजरवायर, इसको हम कहते हैं हॉट बॉडी। इसको हम क्या कहते हैं? हॉट बॉडी कहते हैं। और इसको हम कहते हैं कि कोल्ड बॉडी। इसको हम क्या कहते हैं? कोल्ड बॉडी। ठीक, इसको जहां वर्क डन हो, यहां वर्क टू बी डन, जिसको हम कहेंगे आउटपुट। इसको कहते हैं हम आउटपुट। अच्छा, दूसरा इसको हम कहते हैं इनपुट। इसको हम कहते हैं इनपुट। अच्छा, और भी इसका नाम है, वो है सोर्स। ठीक, इसको हम सोर्स कहते हैं। अच्छा, इसको और क्या कहते हैं? हम सिंक कहते हैं। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं? सिंक कहते हैं। एक्चुअली हीट इंजन कंसिस्ट ऑन 3 पार्ट्स। वो कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? नंबर 1 जो है, कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स है हीट, 3 पार्ट्स ऑफ हीट इंजन। अब हीट इंजन के 3 पार्ट्स है, ठीक, कौन कौन से? सबसे पहला जो पार्ट है वो है एक्चुअली जिसको हम कहते हैं सोर्स। ठीक, हम इसको सोर्स कहते हैं, और सोर्स को हम क्या कहते हैं? हीट रेजरवायर। इसको क्या कहते हैं? हीट रेजरवायर। ठीक, इसको हम हीट रेजरवायर कहते हैं, और इसको हम कहते हैं हॉट बॉडी। और क्या कहते हैं हम इसको? हॉट बॉडी। ठीक, हॉट बॉडी। सोर्स को हम कहते हैं हॉट बॉडी,
ठीक, सोर्स को हॉट बॉडी कहते हैं और इनपुट भी हम इसको कहते हैं, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर भी हम इसको कहते हैं। ठीक, अब देखें ये जब हीट यहां से आएगी तो यहां एक्चुअली वर्क डन होगा, वो इस पॉइंट पे, ठीक, इंजन की स्पाइन पे, इस पार्ट पे हमें क्या होगा, यह वर्क डन होगा। जहां वर्क डन पॉसिबल होगा, देखें कि नंबर 2 में हम लिखते हैं, एक्चुअली नंबर 2 में हम चलो नंबर 2 इसको मान लें, तो नंबर 2 में क्या है, यहां आउटपुट, ठीक, आउटपुट यहां वर्क डन टू बी पॉसिबल, जहां वर्क डन पॉसिबल हो, जहां वर्क डन हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, यानी आउटपुट, तो उसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट। अच्छा, ये आउटपुट, ये W जो इक्वल है वो किसके, Q1 माइनस Q2। अब देखें यहां हम ले रहे हैं Q1 माइनस Q2, तो डिफरेंस में Q2 माइनस Q1 की नहीं लेते, तो ले सकते हैं भाई, ठीक, हम इस तरह से Q1 माइनस Q2 ले सकते हैं। ठीक, अब देखें, अब कहेंगे कि भाई यहां जो सोर्स है ज्यादा एनर्जी है, तो यहां जो है सोर्स में लो एनर्जी है। अगर ये बात करते हैं ना, तो अपना सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 2 डिफरेंट स्टेटमेंट्स है। पहली स्टेटमेंट में क्या रखते हैं हम, Q1 माइनस Q2, ठीक, और सेकंड स्टेटमेंट में आप क्यों नहीं रखते, वहां भी रखें, हम ले सकते हैं, ये डिफरेंस की पॉइंट है, इसका डिफरेंस इसके कंपैरिजन में, इसका डिफरेंस इसके कंपैरिजन में हम ले सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या है, नंबर 3, ये देखिए नंबर 3 में हम किसको कहते हैं, सिंक को। अब सिंक किसको कहते हैं, सिंक कहते हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी लॉस्ट, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी टुवर्ड्स द, यानी कि कोल्ड बॉडी, यानी हम ऐसे कह सकते हैं रिमेनिंग एनर्जी, रिमेनिंग हीट एनर्जी, ठीक है, इज कॉल्ड सिंक। अच्छा, रिमेनिंग हीट एनर्जी टूवर्ड्स द लो टेम्परेचर रिजर्वायर, टूवर्ड्स द हम ऐसा कहें कि कोल्ड बॉडी, तो हम उसको क्या कहते हैं, सिंक कहते हैं। सिंक को हम आर लो टेम्परेचर रिजर्वायर भी कहते हैं, इसको सिंक कहते हैं। यहां जब वर्क होगा तो सम ऑफ एनर्जी, यानी सम ऑफ एनर्जी टू बी यूज्ड इनटू द वर्क डन एंड रिमेनिंग एनर्जी टूवर्ड्स द सिंक, जो रिमेनिंग एनर्जी टूवर्ड्स द यानी कि लो टेम्परेचर रिजर्वायर और द कोल्ड बॉडी, तो हम उसको कहते हैं क्या, सिंक कहते हैं। जैसे एटमॉस्फेयर हमारा सिंक हो गया। ठीक, अब देखिए ये 3 पार्ट्स है। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन कहाँ होता है, इसकी वर्किंग जो हम लिखते हैं, तो हम सिंपली इसकी जब वर्किंग लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं। ये मैं रिमूव करता हूं इसकी डेफिनेशन, ठीक है, यहां तक नोट कर ले, 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 पास करके कर लेना। अब देखिए इसकी डेफिनेशन में इस तरह से लिखता हूं, इस तरह से लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। अब देखिए इसमें इसकी डेफिनेशन इस तरह से है कि वर्क जो हम लिखते हैं ना, वर्क, ठीक, वर्क कहाँ होता है, ठीक, वर्क होता है लो टेम्परेचर बिटवीन, हम ऐसा कहें वर्क बिटवीन, वर्क डन बिटवीन, यानी कि हीट हॉट बॉडी, बिटवीन हॉट बॉडी एंड कोल्ड बॉडी, कोल्ड बॉडी। फ्यू वर्ड्स में ऐसा कहें हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी, बिटवीन लो टेम्परेचर, बिटवीन वर्क डन बिटवीन हाई टेम्परेचर रिजर्वायर्स एंड लो टेम्परेचर रिजर्वायर। ठीक, वर्क डन बिटवीन हाई टेम्परेचर रिजर्वायर टू लो टेम्परेचर रिजर्वायर, और ऐसा कहें वर्क डन बिटवीन सोर्स एंड सिंक। ठीक है ना, वर्क डन बिटवीन सोर्स एंड सिंक,
तो हम उसको क्या कहेंगे, वो उसको हम कहते हैं आउटपुट और वर्क डन। ठीक है, तो वर्किंग हम उसकी बता रहे हैं। वर्किंग कहाँ होती है? वर्किंग होती है हार्ड बॉडी और कोल्ड बॉडी के बीच में, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर के बीच में। चलो अब हमें हीट इंजन का पता लग गया कि हीट इंजन क्या है। अब इसकी मॉडिफाइड फॉर्म पढ़ते हैं, किसकी हेल्प से? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हेल्प से। अब इसको जो दो साइंटिस्ट हैं, कौन कौन से दो साइंटिस्ट हैं? एक तो साइंटिस्ट लॉर्ड केल्विन और दूसरा जो साइंटिस्ट है वो है यानी कि रुडोल्फ क्लासियस। उनकी क्या कौन सी स्टेटमेंट्स हैं? यानी कि टू सेम स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट सेंस, सेम सेंस। ओके, टू डिफरेंट स्टेटमेंट सीम्स टू बी टू डिफरेंट स्टेटमेंट ऑफ सेम सेंस। ठीक, अब यहां तक नोट कर लें। इसको मैं रिमूव करता हूं। ओके, आई हैव रिमूव्ड इट, थैंक यू। अब इसमें देखें कि सबसे पहले कि देयर आर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की एक्चुअली दो स्टेटमेंट्स हैं। दो स्टेटमेंट्स कौन कौन सी है? एक्चुअली देयर आर टू डिफरेंट स्टेटमेंट्स ऑफ सेम सेंस। ठीक, was given by Lord Kelvin and Rudolf Clausius. ठीक, रुडोल्फ क्लासियस यानी दो साइंटिस्ट है, क्लॉसियस SIUS। ठीक है, ठीक है, रुडोल्फ क्लासियस, ये दो स्टेटमेंट्स हैं। ठीक, रुडोल्फ क्लासियस इन 1850। अप्रोक्सीमेटली ये लिखते हैं डेट, अप्रोक्सीमेटली। हम मेन पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले और पहली जो स्टेटमेंट है वो है लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट। अच्छा, लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट क्या है? ये कहता है नो हीट एनर्जी अकॉर्डिंग टू केल्विन स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू केल्विन स्टेटमेंट नो हीट इंजन convert all heat energy taken from hot body into work। ठीक है, अब देखिए इसकी पहली पॉइंट ये है, अकॉर्डिंग टू केल्विन स्टेटमेंट ये कहता है कि नो हीट इंजन कन्वर्ट यानी कि ऑल हीट एनर्जी टेकन फ्रॉम द हॉट बॉडी इनटू द वर्क डन। यानी यहां से जो भी हीट एनर्जी है, कंप्लीट जो हीट एनर्जी हम टेकन कर रहे हैं हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से, उसको हम वर्क में कन्वर्ट करें, इट इज इम्पॉसिबल। ओके, अब आते हैं कि इसकी मीनिंग ये हुई कि नो हीट इंजन कैन वर्क विदाउट सिंक। ठीक है, नो हीट इंजन कैन वर्क विदाउट सिंक। यानी ये जो सिंक है ना, ये सिंक, ठीक है ना, इसके अलावा इम्पॉसिबल है, वर्क पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इम्पॉसिबल। रिमेनिंग पार्ट, अच्छा ये हमें बताता है डिफरेंस ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये हमें डायरेक्शन बताता है हीट एनर्जी की, ये हमें बताता है रिमेनिंग एनर्जी टुवर्ड्स सिंक। ठीक है ना, तो सम ऑफ एनर्जी यूज्ड टू यानी कन्वर्ट इनटू द वर्क डन एंड सम ऑफ द एनर्जी टुवर्ड्स द यानी कि सिंक, लो टेम्परेचर रिजर्वायर। यानी नो हीट इंजन कैन वर्क विदाउट सिंक के अलावा कोई काम पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, अब इसकी मीनिंग ऐसे कहें कि इसके कहने का मकसद ये है कि यहां तक नोट कर ले। ओके 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 ओके, नोट कर लिया, तो आगे बढ़े। देखिए स्ट्रक्चर यही है, नोट कर लेना। ठीक, अब इसमें देखिए इसके कहने का मतलब है
नो साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, नो साइक्लिक प्रोसेस कन्वर्ट्स ऑल हीट एनर्जी इनटू वर्क। कोई ऐसा साइक्लिक प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है, यहां साइक्लिक प्रोसेस हुआ इस जगह पे, कोई ऐसा साइक्लिक प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है कि वो कंप्लीट एनर्जी को कन्वर्ट कर दे वर्क डन में। किसमें? वर्क डन में। ये वर्क डन है, ठीक है, यहां वर्क डन। ओके, अब पढ़ते हैं हम सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है। अब सेकंड जो स्टेटमेंट है नंबर 2, उसको हम कहते हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट। ओके, अब क्लॉसियस स्टेटमेंट में इट इज इम्पॉसिबल according to Clausius it is impossible heat energy flows from cold body to a hot body without external work। ओके, विदाउट एक्सटर्नल वर्क। तो ये जो स्टेटमेंट है किसकी? क्लॉसियस की। ये कह रहा है कि इट इज इम्पॉसिबल हीट एनर्जी फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट एक्सटर्नल वर्क, ठीक है। एट द कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल वर्क दिस वर्क इज टू बी पॉसिबल, यानी कि कोल्ड टू द हॉट बॉडी हीट कैन फ्लो। अच्छा देखिए, इसमें ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक, ये इस तरह से और ये इस तरह से, ठीक। अब ये सेम जो है ये सोर्स है, ठीक, ये सिंक। अच्छा, इसमें देखें कि नेचर में क्या होता है, एक्चुअली नेचुरली हम लेते हैं टू डिफरेंट टेम्परेचर ऑफ बॉडीज, ठीक है ना। एक टेम्परेचर हाई है, दूसरी का टेम्परेचर लो है। जब हम उन दोनों बॉडीज को इन थर्मल कांटेक्ट में लाते हैं ना, किसमें? थर्मल कांटेक्ट में। दो बॉडीज जब थर्मल कांटेक्ट में आती है तो क्या होगा? हाई टेम्परेचर वाली जो बॉडी है वो कहां उसकी हीट फ्लो होगी? लो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। कहां? लो टेम्परेचर ऑफ बॉडी। कहां? लो टेम्परेचर ऑफ बॉडी। जब लो टेम्परेचर ऑफ बॉडी की तरफ फ्लो होगी, कैसे? इटसेल्फ, ठीक है। मगर क्लॉसियस स्टेटमेंट में क्या है? क्लॉसियस स्टेटमेंट में है लो टेम्परेचर टू द हाई टेम्परेचर, हीट फ्लोस फ्रॉम, यानी कि ये कह रहा है हीट फ्लोज, ठीक है, हीट फ्लोज फ्रॉम hot body, cold body, यानी कि लो टेम्परेचर रेजरवायर टू लो टेम्परेचर ऑफ बॉडी टू हाई टेम्परेचर बॉडी एट द cost of external energy, at the cost of external energy। अब बात समझ आई? जब इसमें एक्सटर्नल एनर्जी लगेगी, जब एक्सटर्नल एनर्जी कॉस्ट करेंगे, उस सूरत में ये पॉसिबल है कि लो टेम्परेचर रिजर्वायर टू द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, यानी कि इसके फर्स्ट स्टेटमेंट से रिवर्स, लो टेम्परेचर टू द high temperature। actually statement seems to be different, sames are same। okay, अब देखिए इसमें के और दूसरी पॉइंट ये है इसमें कि इसमें इस लॉ को हम कहते हैं रेफ्रिजरेटर लॉ। क्या कहते हैं इसको? एक्चुअली दिस लॉ इज कॉल्ड रेफ्रिजरेटर लॉ, ठीक है ना। अब इसको रेफ्रिजरेटर लॉ मैं लिखता हूं यहां तक नोट कर लें। ओके, आई हैव टू रिमूव इट। ओके, वेरी इजी।
सो इसको हम कहते हैं कि this law is also called refrigerator law. Sometimes this law is called refrigerator law. अब देखें किस तरह से, अब इसमें जो पॉइंट है हम वो कहते हैं कि इक्विवेलेंस, ठीक है ना, इक्विवेलेंस बिटवीन लॉर्ड कैल्विन स्टेटमेंट एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट. अब यहां तक नोट कर लें. ओके, आई हैव रिमूव इट. आप लिखते हैं इसमें इक्विवेलेंस बिटवीन Calvin statement and Clausius statement. अच्छा, ये किस तरह से पॉसिबल है? इक्विवेलेंस बिटवीन कैल्विन स्टेटमेंट एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट. अब देखें कि ये मैं बनाता हूं इस तरह से, ये बन गया, ठीक. अब यहां से इस तरह से यहां ये वर्क डन पॉसिबल, और ये यहां से ले लेते हैं. ओके, यहां से लेते हैं हम. ओके, ये यहां लेते हैं. ओके, सो ये अब इसको हम कहते हैं, ये जो हमें नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं कि ये है एक्चुअली दिस इज हीट इंजन एंड दिस इज रेफ्रिजरेटर लॉ. दिस इज रेफ्रिजरेटर लॉ, और इसको हम कहते हैं इस तरह से, ठीक. सो ये हुआ. अब इसको हम कहते हैं एक्चुअली, ये जो है इसको हम कहते हैं हाई टेम्परेचर रिजर्वायर. इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हाई टेम्परेचर रिजर्वायर. अब देखें कि ये है हीट टूवर्ड्स, ये Q1 हीट और ये Q1 हीट. ये है एक्चुअली लो टेम्परेचर रिजर्वायर, ये लो टेम्परेचर बॉडी, ठीक है, लो टेम्परेचर रिजर्वायर भी कह सकते. ठीक, अब लो टेम्परेचर यानी यहां से क्या होगा कि हीट फ्लोस इधर, ये Q2, ठीक. अब ये है Q1 और Q2, ये है Q1 और Q2, ठीक, दोनों हीट, ये Q1 Q2 यानी ये हॉट बॉडी, ये कोल्ड. अच्छा, इसको हम कहते हैं, ये जो हमें नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं रेफ्रिजरेटर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, ठीक है. अब इसको हम कहते हैं रेफ्रिजरेटर. अब इसको हम रेफ्रिजरेटर कहते हैं. अब इसमें क्या है, रेफ्रिजरेटर में क्या है, यानी इक्विवेलेंस स्टेटमेंट किस तरह से है. अब देखिए इसमें कह रहा है कि if the Clausius statement is false, then Calvin statement is also false, ठीक है. अगर देखें इसमें, अगर क्लॉसियस स्टेटमेंट फॉल्स है तो कैल्विन स्टेटमेंट भी क्या होगी, वो भी फॉल्स होगी. एक्चुअली इसमें देखें कि ये जो एक्चुअली स्टेटमेंट है, एक्चुअली these two statements, ठीक, seems to be different, ठीक, but they are equivalent, ठीक है, but they are equivalent.
These two statements are same but they are equivalent. अच्छा, ये जो है स्टेटमेंट्स ऐसा लग रहा है कि ये दो स्टेटमेंट्स डिफरेंट है, और मगर ये डिफरेंट नहीं है, ये सेम स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखें कि इसमें ये जो वर्क हो रहा है किस तरह से, इस इक्विवेलेंस में ये जो वर्क हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, मतलब हम कैसे लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, इज इट पॉसिबल कि यानी एक्सटर्नल वर्क हमें करना पड़ेगा, यानी कि एट द कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी, वो किस तरह से होता है। देखिए अब ये थोड़ा टेक्निकल है, अब इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इसमें इस तरह से कि लेट्स से सपोज हम कोई इंजन ले लेते हैं, ये है हीट इंजन। अब इसमें यहां होता है ये वर्क डन और ये हमारे पास है, ठीक। अब ये जो है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है, ये है लो टेम्परेचर रिजर्वायर, ठीक। हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, अब हीट जो फ्लो करती है नेचर में, वो नेचर में फ्लो करती है हाई टू लो की तरफ, और यहां वर्क डन होता है। तो इस जगह पे क्या करते हैं हम, इस जगह पे हम लगा लेते हैं कंप्रेसर। क्या लगाते हैं हम, इस पॉइंट में हम लगाते हैं क्या, कंप्रेसर। चलो भाई हम कंप्रेसर लगाते हैं, ये लगा लिया हमने कंप्रेसर। अब कंप्रेसर का क्या है, कंप्रेसर किस तरह से होता है। अब देखें कंप्रेसर इस तरह से होता है कि लेट्स से सपोज अगर ये है पिस्टन, ठीक। अब इसमें पिस्टन में ये देखें, आप इस पिस्टन में ये पिस्टन, ठीक। अब इसको इसमें ये देखें, इस सिलेंडर के अंदर है गैस। जैसे इसको आप क्या करते हैं, इस पिस्टन को आप इनवर्स दबाते हैं, जैसे आप इसको इनवर्स दबाएंगे ये बढ़ गया यहां से, ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट से, ठीक है, P1 ये P2 तक। अगर ये बढ़ता है ऊपर तो गैस क्या होती है, ये कंप्रेस होगी। अगर गैस कंप्रेस होती है तो क्या हो जाएगा, यानी इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इस पॉइंट पे भी वही काम होता है। क्या होता है, अब ये टेम्परेचर क्या है, T1 है, और ये टेम्परेचर क्या है, T2 है। तो इसमें क्या होगा, T2 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा किससे, T1 से। दैट्स अ पॉइंट, T1 इज ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। जब T2 ग्रेटर T1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उस सूरत में जो सोर्स हो जाएगा वो सोर्स बिकम क्या हो जाएगा, सोर्स बिकम सिंक। और सिंस यानी कि सिंक क्या हो जाएगा, सिंक बिकम सोर्स। अब इस सूरत में क्या होता है, जो सोर्स होता है ना, सोर्स, ठीक है, सोर्स जो है ये है सोर्स, ये सिंक। अब सोर्स सिंक जो है वो सोर्स बन जाएगा, और जो सोर्स है वो सिंक बन जाएगा। इस सूरत में क्या होगा कि इस सूरत में चॉल्स लॉ है वो भी एप्लीकेबल होगा। चले अब हम पढ़ते हैं, एक इक्वेशन ड्राइव करते हैं। ये है एक्चुअली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब हम एक इक्वेशन ड्राइव करते हैं, इसको रिमूव करते हैं, यहां तक नोट कर लें जो नोट करना है। करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक्चुअली Cp माइनस Cv। इसको मैं रिमूव करता हूं, ठीक, आई हैव रिमूव्ड इट। ये Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। अब हम प्रूव करते हैं क्या, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। अब देखिए इसमें सबसे पहले कि अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर नंबर 9 नहीं देखा तो एक्सक्यूज मी, पहले वो देखिए, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 में Cv। हम Cv किसको कहते हैं, Cv हम कहते हैं एक्चुअली मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कहें तो मैं लिख लेता हूं यहां, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखिए इसकी डेफिनेशन मेमोराइज करवाता हूं मैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस एट कांस्टेंट वॉल्यूम
तो उसको हम कहते हैं CV। अच्छा, तो फॉर्मूला भी रिकॉल कर देते हैं। फॉर्मूला में क्या है कि C इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर N डेल्टा T। ओके, तो इस जगह पे हम लिख सकते हैं ये CV इक्वल्स टू डेल्टा QV ओवर N डेल्टा T। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं डेल्टा QV इक्वल्स टू NCV डेल्टा T। ये फार्मूला था। ओके, अब देखें कि इसमें क्या है कि ये थोड़ा डायग्राम भी रिकॉल कर देते हैं, रिमेमोराइज कर देते हैं। अब इसमें देखिए कि जब आप इसको डेल्टा QV हीट सप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ क्या है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है तो ये पिस्टन क्या है, ये पिस्टन जो है ये फिक्स्ड है। पिस्टन क्या है, पिस्टन फिक्स्ड है, इमूवेबल है। जब पिस्टन फिक्स्ड होगा, इमूवेबल होगा, उस सूरत में वर्क क्या होगा, 0। तो यहां लिखते हैं डेल्टा W इक्वल टू 0। सो इंटरनल एनर्जी इट्स इंक्रीजेस। अब क्या करते हैं कि अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की पॉइंट ऑफ व्यू यू लो कि अब देखिए इसमें आप लोग जानते हैं कि डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो इसमें डेल्टा Q को यहां लिखते हैं डेल्टा QV और ये हो जाएगा डेल्टा U ये प्लस 0। ठीक, अब यहां लिखते हैं डेल्टा QV किसके इक्विवेलेंट है, NCV डेल्टा T इक्वल्स टू डेल्टा U। ये इक्वेशन नंबर 1 है। यहां तक बात समझ आ गई। अब आते हैं किस पे, CP पे। ये है CP। अच्छा, CP क्या है, CP हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट क्या प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। CP कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। चलो भाई, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन ये है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ कितना 1 मोल ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हम उसको कहते हैं CP। ठीक, इसमें कितना है, द 1 मोल ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखिए इसको इस तरह से कि ये सिलेंडर हम लेते हैं। ठीक, अब ये सिलेंडर क्या है, इसको हम हीट सप्लाई करते हैं। ठीक, हीट जो सप्लाई है हीट डेल्टा QP हीट है। अब इसको जब आप हीट सप्लाई करते हैं 1 मोल ऑफ सब्सटेंस तो ये पिस्टन मूव करेगा। ठीक, इस पॉइंट से V1 टू V2, तो हम इस तरह से P1 टू P2। तो जब P1 से P2 ये डेल्टा X डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि ये पिस्टन जो है ना, ये पिस्टन मूवेबल पिस्टन है। ठीक है ना, पिस्टन क्या है, इसका ये पिस्टन जो है वो मूवेबल है। ठीक, अब इसमें पिस्टन जो है मूवेबल है, जैसे आप एनर्जी देंगे कोई न कोई इसका वर्क डन होगा। तो उस वर्क डन को हम इस तरह से कह सकते हैं कि डेल्टा W इज इक्वल टू F इंटू ये डेल्टा X। इस तरह से हम लिख सकते हैं। वर्क डन क्या होता है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। ओके, तो ये फोर्स हुआ, ये डेल्टा X। अच्छा, जो इसके अंदर 1 मोल ऑफ गैस है वो लगाएगा प्रेशर। अब देखिए वो फार्मूला क्या है, वो देखिए समझने की कोशिश करें। वो इस तरह से कि इसमें यहां ये देखिए फोर्स पर यूनिट एरिया किसके बराबर है, प्रेशर के। तो ये इधर आएगा तो फोर्स इक्वल टू ये बन जाएगा PA बनेगा। तो हम क्या लिखते हैं, डेल्टा W की जगह यहां लिखते हैं PA इंटू ये डेल्टा X। ठीक, ये देखिए कि अगर डेल्टा ये W इज इक्वल टू क्या है, ये PA इंटू डेल्टा X, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा W इज P, ये डेल्टा V। ठीक, तो यहां हम क्या लिखते हैं, डेल्टा W इज इक्वल टू P, ये डेल्टा V, इतना वर्क हुआ। ठीक,
इसका वर्क कितना हुआ, वर्क जो होगा P डेल्टा V होगा। अब देखिए फार्मूला लिखे हो Cp, यानी ये हो जाएगा C ये डेल्टा Q ओवर N ये डेल्टा T, तो यहां लिखते Cp इज इक्वल टू डेल्टा QP ओवर N ये डेल्टा T, तो लिख सकते हैं डेल्टा QP इज इक्वल टू N Cp ये डेल्टा T। अब देखिए अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा QP इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P ये डेल्टा V, इसको हम मानते हैं। चलो और स्टेप बढ़ा देते हैं, डेल्टा QP किसके इक्विवेलेंट है, वो है N, ठीक है, N Cp ये डेल्टा T, डेल्टा T इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P ये डेल्टा V, इक्वेशन नंबर 2। ये क्या हुई, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़े, ठीक, इसको मैं रिमूव करो, इसको मैं रिमूव करो, चलो मैं इसको रिमूव करता हूं। अब इसको रिमूव करने से अब देखते हैं कि ये मैंने रिमूव कर दिया। अब देखिए ये इक्वेशन को यहां छोड़ देता हूं, एंड में इसको हम देखेंगे, ठीक। अब इसमें देखें कि सबसे पहले इसको थोड़ा बना लेता हूं, एन ये सी बना। अब देखिए इसमें फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस के लिए हम क्या लिखते हैं, आइडियल गैस के लिए जर्नल गैस इक्वेशन, जर्नल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस के लिए हम क्या लेते हैं, जर्नल गैस इक्वेशन। अच्छा, तो जर्नल गैस इक्वेशन क्या है, PV इक्वल टू nRT। जर्नल गैस इक्वेशन के लिए क्या है, PV इक्वल टू nRT। अच्छा, तो इसमें क्या लेते हैं, फॉर टू सेम नंबर ऑफ मोल्स, अब लेते हैं फॉर टू सेम नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट, क्या, कांस्टेंट प्रेशर। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, PV1 इक्वल्स टू nRT1, ये इक्वेशन नंबर ए, और ये है PV2 इक्वल टू nR ये T2, इक्वेशन नंबर बी, ठीक। तो अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, इसमें लिखेंगे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन बी, इक्वेशन ए बाय इक्वेशन बी वी गेट, ठीक। अब इक्वेशन ए को इक्वेशन बी से सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हम लेंगे, ठीक है, वो किसके इक्विवेलेंट होगा। अच्छा, तो इसमें देखें कि अब फर्दर मैं इस तरफ से इसको रिमूव करता हूं। देखें अब इसमें देखें कि सबसे पहले इसको मैंने यू रिमूव कर दिया, अब ये रिमूव हो गया। अब देखें इसमें सब्ट्रैक्ट करने से ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा V2, P ये V2 माइनस ये P ये V1 इक्वल्स टू इधर हो जाएगा nR ये T2 माइनस nR ये T1। तो इसमें क्या कॉमन लेंगे, P लेंगे, तो V2 माइनस V1, तो इधर क्या हो जाएगा nR कॉमन, तो T2 माइनस ये हो जाएगा T1। तो इसको हम लिख सकते हैं P ये डेल्टा V इक्वल टू nR ये डेल्टा T, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मानते हैं। अब लिखते हैं कि पुटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, पुटिंग इक्वेशन 1 and equation 3 in equation 2 we get। अब देखें इक्वेशन नंबर ये है 2, इसमें पुट करेंगे, देखें इसकी जगह पे ये है NCP, ये हो जाएगा, इसको मैं रिमूव करता हूं, ये NCP ये डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा V किसके इक्विवेलेंट है, ये NCV ये डेल्टा T प्लस और ये P डेल्टा V किसके इक्विवेलेंट है, ये है nR ये डेल्टा T, ठीक। और इसमें क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, देखिए इसमें
इसमें डेल्टा टी एन कैंसल, डेल्टा टी एन कैंसल, डेल्टा टी एन कैंसल, तो इसमें ये हमें मिलेगा सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर। ओके, हाँ इसको इधर लेकर आए, ये Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर, ये है इक्वेशन, हैंस प्रूव्ड। सो लेक्चर देखने के थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले लेक्चर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।